गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल। निम्नलिखित में से कौन सा शोध पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक है? ऑप्शन ए आईएसओ 2012, ऑप्शन बी नेक, ऑप्शन सी इम्पैक्ट फैक्टर या फिर ऑप्शन डी जी इंडेक्स। तो जो आईएसओ है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नेक भी गलत हो जाएगा, नेक ऑप्शन नहीं है, इम्पैक्ट फैक्टर ये सही हो जाएगा और जी इंडेक्स भी गलत हो जाएगा। इम्पैक्ट फैक्टर से ही किसी भी रिसर्च पेपर को हम देखते हैं, जिस पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होता है वो पेपर ज्यादा अच्छा होता है ऐसा माना जाता है। कहीं कहीं पर जैसे जर्नल्स को भी महत्व देते हैं, जैसे कि ईसीएस का कोई जर्नल हो गया या एडवांस फंक्शनल मटेरियल्स का जर्नल हो गया, जैसे फिजिक्स की बात करो तो इन सब में इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होता है वही जो है वो सबसे सबसे उसका गुणवत्ता सबसे अधिक माना जाता है, इसलिए यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्पैक्ट फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे गैर प्रायोगिक शोध में शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए फील्ड स्टडी, ऑप्शन बी फील्ड एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी केस स्टडी या फिर ऑप्शन डी सर्वे रिसर्च। तो यहाँ पे किसे गैर प्रायोगिक शोध में शामिल नहीं किया जा सकता? अच्छा, तो किसको किसको शामिल नहीं किया जा सकता? फील्ड एक्सपेरिमेंट है जिसको गैर प्रायोगिक शोध में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ है, नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। नल हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस, ये तो नहीं कहा जाता। ऑप्शन बी हाइपोथेसिस ऑफ सिमिलरिटी, ये भी नहीं कहा जाता। ऑप्शन सी हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, हाँ ये बिल्कुल सही है। हम हाइपोथेसिस इसको कोई अंतर न होने की परिकल्पना ही कहते हैं। और ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्या बोल रहा है, लेख लेखन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए एडिट, रिवाइज, द आर्टिकल। ऑप्शन बी है कंडक्ट रिसर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी है आउटलाइन द मेन पॉइंट्स और ऑप्शन फोर्थ है राइट द, अच्छा इसको हमें जमाना है, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। और फिफ्थ है चूज द टॉपिक। तो सबसे पहले तो हमको टॉपिक चूज करना होगा, उसके बाद हमको उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना होगा, ठीक है। तो फिफ्थ के बाद सेकंड आएगा, फिफ्थ के बाद सेकंड आ रहा है हमारा। उसके बाद क्या आएगा, ये करने के बाद हमको आउटलाइन मुख्य बंदे की रूपरेखा तैयार करनी होगी, है ना। रूपरेखा तैयार करने के बाद हमको उसका पहला प्रारूप लिखना होगा, उसके बाद इसको लेख संपादित एवं शोध संशोधित करना इसका सही आंसर होगा। तो ये सही होगा और ये केवल ऑप्शन बी में ही सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी इसका सही सही है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज रॉन्ग? अ साइंटिफिक रिसर्च इज, अच्छा कौन सा ऑप्शन है गलत, ये हमको बताना है। तो साइंटिफिक रिसर्च व्यवस्थित होता है, साइंटिफिक रिसर्च कंट्रोल्ड होता है, साइंटिफिक रिसर्च अनुभवजन्य होता है, अनुभवजन्य होता है, लेकिन ये अंतर्ज्ञानात्मक नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
एक शोधकर्ता व्यक्तियों की भावनात्मक समस्याओं पर भूकंप के बाद प्रभावों का अध्ययन करना चाहता है। यह किस प्रकार का शोध है? यह किस प्रकार का शोध है? तो यह भावात्मक शोध तो नहीं होगा, दीर्घकालिक शोध भी नहीं होगा, क्रियात्मक शोध भी नहीं होगा। जो चीज बीत चुकी होती है उसको करने के लिए हम करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसलिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हमारा सही हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी वैज्ञानिक शोध का आधार है। ऑप्शन ए रिपोर्ट लेखन, ऑप्शन बी रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन सी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या फिर ऑप्शन डी अवधारणाओं को परिभाषित करना। तो सभी वैज्ञानिक शोध का आधार है, रिसर्च डिजाइन नहीं है। सभी 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 शोध के लिए तो ये आधार नहीं हो सकता। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी सभी के लिए नहीं हो सकता। अवधारणाओं को परिभाषित करना नहीं हो सकता। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग जो है वो सभी वैज्ञानिक शोध का आधार हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपयुक्त उपकरण के आधार पर प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। अच्छा, द डाटा ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट टूल इज। ऑप्शन ए सेकेंडरी डाटा, ऑप्शन बी प्राइमरी डाटा, ऑप्शन सी प्रतिकृत आंकड़े, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हम कोई भी डाटा सीधा मशीन से ले रहे हैं तो द्वितीयक डाटा तो कहलाएगा नहीं, रेप्लिकेशन डाटा भी नहीं कहलाएगा, दोनों भी नहीं हो सकता, वो कहलाएगा प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा उसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में स्वतंत्र चरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और बोल रहा है कि प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। जबकि ऑप्शन बी बोल रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में स्वतंत्र चरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता, जबकि प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी है एक्स पोस्ट फैक्टो तथा प्रायोगिक दोनों शोधों में स्वतंत्र चरों का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जबकि ऑप्शन डी है एक्स पोस्ट फैक्टो तथा प्रायोगिक दोनों शोधों में स्वतंत्र चरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शोध में स्वतंत्र चरों पर मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता, जबकि प्रायोगिक शोध में इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा और बाकी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक शोधकर्ता ने 25 लोगों के साक्षात्कार के आधार पर रिपोर्ट तैयार की। इस शोध को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी हिस्टोरिक ऐतिहासिक या ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल। तो ऐतिहासिक तो होगा नहीं, एक्सपेरिमेंटल भी इसको नहीं कह सकते, ये गुणात्मक हो सकता है, तो क्वांटिटेटिव भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूचना के स्रोतों का चयन तथा एकत्र किए जाने वाले आंकड़ों के प्रकार या उसके संबंध में निर्णय किस प्रकार आधारित होता है? ऑप्शन ए शोध कार्य के उद्देश्य पर, ऑप्शन बी सर्वेक्षण के परिणामों पर, अपेक्षित परिणामों पर, ऑप्शन सी शोध कार्य के लिए निर्धारित बजट एवं समय पर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सूचना स्रोतों का चयन तथा एकत्र किए जाने वाले आंकड़ों के प्रकार या उसके संबंध में निर्णय किस पर आधारित होता है? तो इसमें ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। शोध पत्र में एंड अदर्स अर्थात और अन्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईटीरोटेल, ये सारे में यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा है, यहाँ पे ऐसे है।
तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होना चाहिए। et.al, et.al ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, प्लेगरिज्म न तो सिविल है और न ही आपराधिक है। ऑप्शन बी, प्लेगरिज्म अवैध है, बिल्कुल अवैध है। प्लेगरिज्म इज अनएथिकल, हाँ अनएथिकल भी है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और ऑप्शन स्टेटमेंट ए वन गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसमें आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट, तो ये जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की परिकल्पना नहीं है। ऑप्शन ए तुलनात्मक परिकल्पना, ऑप्शन बी शून्य परिकल्पना, ऑप्शन सी अंतःक्रियात्मक परिकल्पना या ऑप्शन डी विवादात्मक परिकल्पना। निम्न में से कौन सा जो है वो शोध परिकल्पना नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस तो एक शोध परिकल्पना है, अंतःक्रियात्मक परिकल्पना फिर शोध परिकल्पना में आता है, विभेदात्मक में आता है, तुलनात्मक नहीं आता। तुलनात्मक को हम शोध परिकल्पना नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तुलनात्मक परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिक गुण नहीं है। ऑप्शन ए ऑनेस्टी, ऑप्शन बी औचित्य जिसको हम जस्टिफाइबिलिटी भी बोलते हैं, ऑप्शन सी न्यूट्रलिटी। तो ये सारे तो सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है। ये सब्जेक्टिविटी गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब्जेक्टिविटी जो है नैतिक गुण नहीं है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता अपने शोध में भाग लेने वाले उत्तरदाताओं से इन्फॉर्म कंसेंट लेटर लेना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी इन्फॉर्म कंसेंट लेटर में आवश्यक नहीं है। शोध के उद्देश्य से संबंधित जानकारी कंसेंट लेटर में होता है। उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों की गोपनीयता तथा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए उपयोग से संबंधित जानकारी ये भी होती है। शोध की विश्वसनीयता और वैधता, हाँ ये जानकारी होती मतलब आवश्यक नहीं है ये देना। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय रिस्पोंडेंट एंड हजार्ड्स इन डाटा कलेक्शन, उत्तरदाता द्वारा दिए जाने वाले समय तथा आंकड़े एकत्र करने के दौरान संभावित जोखिमों से संबंधित जानकारी ये बिल्कुल होती है। तो इसमें मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 क्वेश्चन है, आईसीटी का उपयोग करके शोध में डिजिटल आंकड़ों के प्रबंधन के चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो डाटा एंट्री डा, डाटा एंट्री वाला सही होगा, मतलब ये गलत है, ये गलत है। डाटा एंट्री के बाद डाटा वैलिडेशन होना चाहिए, यहाँ पे डाटा एंट्री के बाद डाटा क्लीनिंग है जो भी गलत हो जाएगा। ये सही है, डाटा एंट्री होता है, उसके बाद डाटा वैलिडेशन, उसके बाद डाटा क्लीनिंग, उसके बाद डाटा को एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्शन रिसर्च क्या है। अच्छा, ऑप्शन ए अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ऑप्शन सी कुछ नवीन एवं सामाजिक रूप से प्रासंगिक समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाला शोध। कुछ नवीन, द रिसर्च कंडक्टेड फॉर सॉल्विंग सम रिसेंट एंड सोशल रिलेवेंट प्रॉब्लम्स। ओके, ऑप्शन डी है ए एंड सी बोथ। हाँ, ये दीर्घकालिक शोध नहीं होता, ये अप्लाइड रिसर्च होता है और ये जो होता है सामाजिक रूप से प्रासंगिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाने वाला शोध होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि ए और सी यहाँ पे दोनों सही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। शोध चक्र के चरणों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले हमको लिटरेचर रिव्यू करना होता है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया,
डी या फिर ए हो सकता है। तो लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेशन करना होता है, मतलब ये गलत हो गया। तो इसका सही चरण है, पहले लिटरेचर रिव्यू करो, मतलब सारे जो भी रिसर्च पेपर है, चाहे तुम रिसर्च स्कॉलर हो, चाहे साई हब हो, चाहे और कोई भी वेबसाइट हो, वहां से रिसर्च पेपर को डाउनलोड करो, उसको अच्छे से पढ़ना, उसको लिटरेचर रिव्यू करना। उसके बाद अपना एक हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है। उसके बाद जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डाटा एनालिसिस करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर से। तो ये जो होता है वो शोध का एक चक्र होता है, रिसर्च साइकिल होता है ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। शोध में नैतिकता निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? शोध में नैतिकता किससे संबंधित नहीं है? अच्छा, मानव व्यवहार से तो नैतिकता संबंधित नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट से भी नहीं संबंधित है, साइंटिफिक मेथड से भी संबंधित नहीं है। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, चरों के बीच कार्यात्मक संबंध किस प्रकार के शोध में पहचाना जाता है? अच्छा, चरों के बीच अ, कारणात्मक संबंध को किस प्रकार के शोध? अच्छा, द causal relationship between variables is identified in which type of research? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी सर्वे, या फिर ऑप्शन डी केस स्टडी। तो केस स्टडी में तो यहाँ पे ये नहीं होगा, सर्वे भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो कारणात्मक संबंध है, जो कैजुअल रिलेशनशिप है, उसको पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शोध, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में शोध के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है, तो शोध का सही क्रम क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले ये बताना है हमको। तो सबसे पहले हम शोध समस्या का पहचान करते हैं। शोध समस्या का पहचान करने के बाद उसकी सूची बनाते हैं। सूची बनाने के बाद उसमें जो आंकड़ा होता है उसको संकलन करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद एक कार्य प्रणाली बनाते हैं। कार्य प्रणाली के बनाने के बाद उस डाटा का विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद परिणाम और चर्चा करते हैं, उसके बारे में रिजल्ट लिखते हैं और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका हमको मिलान करना है। अच्छा ठीक है, तो रिलायबिलिटी का संबंध जो है वो किससे है? इसमें से वैलिडिटी है, उसका संबंध किससे है? अंतर्ज्ञान है, जो इंट्यूशन है, उसका मतलब किससे है? और जो हमारे पास ये है ऑब्जेक्टिविटी, उसका मतलब इसमें से किससे है? तो रिलायबिलिटी का जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ए का जो ऑप्शन है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का 4 देखो, ए का 4 इसमें भी है, ए का 4 इसमें भी है, और ए का 4 इसमें भी है। अब बी का चेक करते हैं। बी क्या है? वैलिडिटी। वैलिडिटी जो होता है वो मापने के लिए उन आयामों को मापने के लिए प्रयुक्त इकाइयां होती है, या प्रक्रिया होती है, या उपकरण होता है। तो बी का तो थर्ड आ जाएगा, बी का थर्ड इसमें है सी, तो सी सीधा सही आंसर हो जाएगा इसमें से, और देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, APA style requires the inclusion of a running head on title page of a research paper। बिल्कुल सही है, रनिंग हेड शामिल करना आवश्यक होता है एपीए स्टाइल में। जबकि कारण देख लेते हैं, रनिंग हेड यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि प्रत्येक पृष्ठ पर लेखक का नाम स्पष्ट रूप से, मतलब रनिंग हेड के लिए इसीलिए ही नहीं यूज करते कि उसको केवल लेखक का नाम ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना है, तो ये उसका रीजन नहीं हो सकता। तो कथन ए सही है, बट बी यहाँ पे गलत हो जाएगा, बी गलत है, मतलब रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
सभी वैज्ञानिक शोध का आधार है। ऑप्शन ए रिपोर्ट राइटिंग, ऑप्शन बी रिसर्च डिजाइन, सभी में तो सभी रिसर्च में रिसर्च डिजाइन नहीं करते हैं, सभी रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता है, सभी रिसर्च का अवधारणाओं को परिभाषित नहीं करते, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग ये सभी रिसर्च का आधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिपोर्ट लेखन। तो ये थे रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर आ चुके थे। थैंक यू।